सो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। शुरू करते हैं अपनी आज क्लास के साथ। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी, यानी कृषि और खाद्य सुरक्षा के ऊपर। हम यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण मुद्दों के ऊपर चर्चाएं करेंगे। उन सभी बातों को आपके सामने डिटेल से लेके आएंगे जो हमारे लिए, हमारे भारतीयों के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। कृषि से संबंधित हर मुद्दों की जानकारी आपको इसी एक टॉपिक के साथ, इसी एक सब्जेक्ट के साथ आपको मिल जाएगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अपने सिलेबस के ऊपर। क्या हम इस सिलेबस के हिसाब से परफेक्ट चल रहे हैं या नहीं। तो अगर हम सिलेबस को देखें, अब तक हमने 16 चैप्टर तक खत्म कर दिया है। आज हम आज के 70 चैप्टर पे आए हैं, यानी कि एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी। हम देख सकते हैं पब्लिक एग्जाम में जो हमारे पास टॉपिक्स हैं वो यही सब टॉपिक्स, ठीक है। टीएमए का हिस्सा है, टीएमए अलग टॉपिक्स होते हैं जो आपको एक पेपर्स में लिखना होता है, जिसके बारे में हम बाद में चर्चाएं करेंगे। आइए हम स्टार्ट करते हैं अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि एग्रीकल्चर, व्हाई एग्रीकल्चर इज इंपॉर्टेंट फॉर अस, क्यों महत्वपूर्ण रखता है। इससे पहले हम जानेंगे एग्रीकल्चर के बारे में, एग्रीकल्चर क्या है और इसका इंपॉर्टेंट क्यों है, भारतीय अर्थव्यवस्था में इसका महत्व क्या है। अगर हम मानव सभ्यता के ऊपर, इतिहास के ऊपर चर्चाएं करें तो मानव सभ्यता का इतिहास की शुरुआत ही कृषि सभ्यता के शुरुआत के साथ शुरू होती है। यानी कि भारत या दुनिया की सामाजिक और आर्थिक सभ्यता की शुरुआत कृषि सभ्यता के साथ शुरुआत हो जाती है। मानव जो शुरुआत में था, जब उसने कृषि की शुरुआत की, तब उसने ही एक जगह पर बसना शुरू किया। वहां पर उसने समाज को बसाया, परिवार से समाज बना, और इस प्रकार से हमारे पास मानवीय सभ्यता की शुरुआत कृषि के साथ ही शुरुआत होती है। क्योंकि कृषि के कारण ही क्योंकि हम पहले जब शिकार करते थे तब अलग अलग जगहों पे घूमते थे, नए नए जानवरों को मारते थे और उन्हें खाया करते थे। लेकिन जब हमने कृषि की शुरुआत की, इसके साथ ही हमने क्या किया, अपने लिए एक सुरक्षित माहौल बनाया। वहीं पे हम रहे, वहां पे हम टिके, और हमने मोस्टली जगह हमने जो चुना वो हमने नदी के किनारे चुना, ठीक है, ताकि हमें हमारी कृषि को अधिक सिंचाई की सुविधा प्रदान हो सके। और हमने सुरक्षा का भी विशेष ध्यान रखा, ठीक है। तो कृषि ने मानव सभ्यता की शुरुआत में एक मील का पत्थर साबित किया। अब हम बात करते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में अगर हम बात करें तो कृषि जो है वो भारतीय अर्थव्यवस्था में काफी महत्वपूर्ण योगदान रखता है। क्योंकि आज अगर हम देखें तो रोजगार का सबसे बड़ा मुद्दा है, और कृषि जो है वो देश की 50% ज्यादा आबादी को रोजगार प्रदान करता है। तो रोजगार का मुद्दा यहाँ पर धीरे धीरे कम हो जाता है। इतनी बड़ी रोजगार को देखते हुए सरकार भी अपने बजट का सबसे बड़ा हिस्सा इसी को खर्च करती है, ठीक है। तो कृषि जो है भारतीय अर्थव्यवस्था में, भारतीय बजट में सबसे बड़ा योगदान करता है। लेकिन जीडीपी में इसका योगदान थोड़ा कम है, मात्र 17% का योगदान है। लेकिन क्योंकि इसका योगदान रोजगार में सबसे ज्यादा है, इसीलिए भारत सरकार भी इसको बचाने का और इसको बढ़ाने का प्रयास करती है, ठीक है। भारत सरकार के कई सारे योगदान है, जैसे कि किसानों की आय को दोगुना करना, और कृषि के ऊपर कई सारे और भी योगदान रहे हैं। तो भारत सरकार इसके ऊपर टाइम टू टाइम कई प्रकार की योजनाएं बनाती रही है, ठीक है। कृषि का योगदान जो है ग्रामीण क्षेत्रों में भारी रोजगार प्रदान करता है। इसके साथ साथ कृषि जो है वो केवल खेती बाड़ी तक सीमित नहीं है, बल्कि कृषि में पशुपालन और मत्स्य पालन यानी मछली पालन भी होता है, ठीक है। तो अगर कृषि का कोई आपसे पूछे तो केवल खेती बाड़ी तक सीमित नहीं है, इसका मतलब पशुपालन और मछली पालन भी होता है, ठीक है। आगे बात करते हैं कृषि का महत्वपूर्ण करता है। तो बढ़ती हुई आबादी को ये भोजन प्रदान करता है। देखिए, भारत जो है वो दुनिया की अब सबसे बड़ी आबादी बन चुका है। चीन को हमने पछाड़ दिया है और हम बन चुके हैं दुनिया की सबसे बड़ी आबादी। अब इतने बड़ी आबादी को भोजन प्रदान का श्रेय, तो तब इतनी बड़ी आबादी की भूख को समाप्ति का श्रेय भारतीय किसानों को जाता है, उनके योगदान को जाता है, और ये हमारे कृषि का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है। दूसरा है पूंजी निर्माण। पूंजी निर्माण क्या है? पूंजी निर्माण में योगदान सबसे पहले तो बात है। दूसरा है कि पूंजी निर्माण में योगदान। पूंजी निर्माण यह है फिजिकल मतलब भौतिक रूप से जो निवेश करते हैं उन सभी निवेशों का एक भरा चुरा योगदान है, ठीक है। उसे कहते हैं, उससे जो माध्यम से जो पैसा बनता है, जो पैसों का निर्माण होता है, उसी को कहते हैं पूंजी निर्माण, ठीक है। इससे क्या होता है, पूंजी निर्माण की प्रक्रिया में हमने देखा है कि कई तरह के फॉर्मल यानी कि कई तरह के जो हमारे पास औपचारिक जो चीजें होती है, औपचारिक धन जो होता है उसकी प्राप्ति होती है, ठीक है। अगला बात करते हैं कच्चे माल की। कच्चे माल के ऊपर बात करें तो कृषि आधारित जो उद्योग है उसको कच्चा माल प्रदान करता है, ठीक है। कृषि आधारित उद्योग, जैसे कि हमने चीनी उद्योग के बारे में सुना है, हमने जूट उद्योग के बारे में सुना है, जूट के बोरे हमने देखे हैं, ठीक है। इसके बाद हमने वस्त्र उद्योग के बारे में सुना है। तो ये कृषि उद्योग जो है इनको हमने क्या किया, कच्चा माल प्रदान किया, ठीक है। जैसे कि हमने चीनी को क्या दिया, गन्ना दिया, जूट को क्या, जूट के बोरे को हमने क्या दिया, जूट दिया, ठीक है। इसके अलावा हमने रेशम उद्योग को रेशम दिया। इस प्रकार से चीजें हमने जो प्रदान किया वो हमने कच्चे माल की प्राप्ति की। दूसरा है बाजार। बाजार की प्राप्ति, बाजार को बनाने में भी कृषि का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है।
अगर कृषि क्षेत्र में अगर विकास हुआ है तो वो आगे उद्योग क्षेत्रों को प्रदान करेगा, क्योंकि कृषि में मांग बढ़ेगी तो वो उद्योग को मांग मतलब उस मांग की प्राप्ति उद्योग करता है। ठीक है, तो बाजार का भी बहुत बड़ा योगदान देता है कृषि। तो कृषि किस लिए हमारे महत्वपूर्ण है समझ लिया। बात करते हैं कि कृषि जो हमारे पास प्रमुख जो कृषि पद्धति है इसके ऊपर हम चर्चाएं करते हैं। तो देखिए आमतौर पर हमारे पास 11 प्रकार की हमारे पास कृषि पद्धतियां हैं, यानी कि 11 प्रकार की खेतियों के ऊपर चर्चाएं करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम निर्वाह कृषि। निर्वाह कृषि क्या है? एक प्रकार की जीवन निर्वाह की खेती। मान लीजिए आपके पास बहुत ही छोटा आकार की खेती है, यानी कि हमारे पास बहुत छोटा खेत है, हमारे पास बहुत छोटी जमीन है जिस पर हम खेती करेंगे, तो हम उस पर जितनी खेती करेंगे जितनी की हमारी जरूरत है, और उतनी जरूरत कितनी जितने की हमारे जो आसपास के जो लोग हैं उनकी जरूरतों जो है उनकी हम प्राप्ति करेंगे इस कृषि के माध्यम से। समझ गया है? पहले में क्या है? जीवन निर्वाह खेती, यानी कि मात्र उतना खेती करना ताकि हमारे जीवन को निर्वाहित किया जा सके। इसको कहते हैं सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर, यानी कि मात्र उतना ही खेती करना ताकि जीवन निर्वाह को किया जा सके। दूसरा स्थानांतरण खेती। इस प्रकार की खेती में क्या होता है? इस प्रकार की खेती में होता है कि हम खेती का स्थान जो है वो बदलते रहते हैं, शिफ्ट करते रहते हैं। इसको कैसे कहते हैं? शिफ्ट कल्टीवेशन। ठीक है, यानी कि हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होते हैं। ठीक है, मतलब ये आमतौर पर इसको भारत में जूम कोलम जैसी चीजों को हम नापते हैं। ठीक है, कोलम जैसे और कई तरह के नामों से हम इसको जानते हैं। जैसे कि आप इसको अगर हम बात करें असम में तो इसको झूम कहा जाता है, केरल में इसको कोनम कहा जाता है, असम में इसको कोंडू कहा जाता है। ठीक है, और बेवाल कहा जाता है। ठीक है, मध्य प्रदेश में इसको बेड़ा कहा जाता है, और भी कई तरह के इसके नाम होते हैं, आमतौर पर स्थानीय नाम होते हैं, जिसके माध्यम से इसे स्थानीय नामांतर खेती भी कहते हैं। मतलब इसमें क्या होता है कि आप एक जगह पर पहले खेती करते हैं कुछ समय, फिर वहां पर जब उसकी उर्वरकता क्षमता कम हो जाती है तो आप दूसरी जगह पे चले जाते हैं खेती करने के लिए, उस जगह को वैसा ही प्राकृतिक रूप से छोड़ देते हैं। ठीक है, फिर आप दूसरी जगह पे खेती करते हैं और फिर आप उस जगह को भी प्राकृतिक रूप से छोड़ देते हैं, फिर आप अगली जगह पे खेती करने से शुरू कर देते हैं। हालांकि इस प्रक्रिया में क्या होता है? पर्यावरण की काफी क्षति होती है, इसलिए भारत सरकार और विश्व की कई सारी सरकार है ना इस प्रकार की खेतियों में प्रतिबंध लगा रखा है। हालांकि भारत सरकार ने इस पर कुछ खास प्रतिबंध नहीं लगाया, लेकिन आमतौर पर इस प्रकार की खेती आमतौर पर आज के समय काफी कम देखने जाएगी, क्योंकि सरकार का समर्थन भी इसमें कम रहता है, क्योंकि पर्यावरणीय रूप से ये काफी नुकसानदायक होता है, क्योंकि बहुत सारी खेतों को जिस जगह पे ये खेती की जाती है वहां पर कई सारे जंगलों को नुकसान पहुंचाया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम गहन खेती के बारे में। ठीक है, गहन खेती क्या है? देखिए प्रतिवर्ष क्या होता है, एक से अधिक अगर आप कृषि करें एक जगह पे, एक ही जगह पे आप एक स्थान पर आप अगर एक से ज्यादा बार खेती करते हैं तो उसे कहते हैं गहन खेती, यानी कि इंटेंसिव एग्रीकल्चर। अगली बात करते हैं विस्तृत खेती। विस्तृत खेती में क्या होता है कि आप आधुनिक कृषि जो होता है, आधुनिक कृषि में जब मशीन का जो उपयोग करते हैं, इस मशीन के कारण मतलब मशीनों का ज्यादा अधिकांश उपयोग करें तो जो कहते हैं विस्तृत खेती। आमतौर पर ये विकसित देशों में होता है जहाँ पर अधिकांश मानव श्रम की जगह हम जो है मशीनों का उपयोग ज्यादा करते हैं। ठीक है, इसे कहते हैं एक्सटेंसिव खेती। आगे कहते हैं वाणिज्य खेती। अब वाणिज्य कहते हैं कमर्शियल एग्रीकल्चर। देखिए कमर्शियल एग्रीकल्चर क्या है कि अभी तक आप उसमें खेती कर रहे थे, अभी तक हमारा खेती का उद्देश्य जो था वो सिर्फ और सिर्फ अपने जीवन को निर्वाहित करने का था। हमने जीवन निर्वाह खेती के बारे में समझा था। अब यहाँ पे खेती का जो उद्देश्य है वो केवल और केवल क्या है? ज्यादा से ज्यादा उपज पैदा करना और उस उपज को बाजार में बेच करके अधिक से अधिक लाभ कमाना। तो वाणिज्य खेती में क्या होता है? अधिक से अधिक लाभ की प्राप्ति करना। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगले वाणिज्य खेती के बाद बात करते हैं बागवानी खेती के बारे में। पीछे चलते हैं। हाँ, तो हम बात करते हैं बागवानी खेती के बारे में, यानी कि प्लांटेशन एग्रीकल्चर। इसमें क्या होता है? इसको वृक्षारोपण खेती भी कहते हैं, बागवानी खेती को वृक्षारोपण खेती भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि एक ही स्थान पर आप लंबे समय तक वृक्ष लगाते हैं। एक जगह स्थान पर आप गए, आपने पेड़ लगाया और वहीं पर पेड़ लंबे समय तक लगाया, लगभग 60 साल इस पर। ठीक है, वहां पर वो पेड़ लगा रहेगा और हमें उस पेड़ से छोटी छोटी मात्रा में कच्चे माल की प्राप्ति करेंगे, जैसे कि रबर की खेती, चाय की खेती, कॉफी की खेती। ठीक है, इसके बाद हम मसालों की कई प्रकार की खेतियां होती है। ठीक है, तो हम इस प्रकार का फलों की खेती, तो इस प्रकार की जो खेती होती है प्लांटेशन एग्रीकल्चर, इसमें क्या होता है कि हम एक जगह पर जाते हैं, पेड़ लगाते हैं और लगभग बहुत अच्छी तरीके से नहीं तो 30-40 साल तक आराम से यहाँ पे खेती करते हैं। ठीक है, इस प्रकार की खेती को बागवानी खेती करते हैं। अब बात करते हैं शुष्क खेती। नाम से लिख रहा है कि ये शुष्क खेती यानी कि ड्राई फार्मिंग। यहाँ पे क्या होगा? पानी की कमी होगी। आमतौर पर जहाँ पे पानी की कमी होती है वहां पे इस प्रकार की खेती होती है, जैसे कि चना, ज्वार, बाजरा, मटर। इस प्रकार की खेती क्या होती है? शुष्क प्रकार की खेती होती है। बात करते हैं सीढ़ीदार खेती। सीढ़ीदार खेती क्या होती है? आमतौर पर पहाड़ी इलाकों में, क्योंकि वहां पर समतल भूमि नहीं होती है, तो समतल भूमि को समतल करने के लिए
वहां पर सीढ़ियां बनाई जाती है, सीढ़ियों के माध्यम से भूमि को समतल बनाया जाता है ताकि वहां पे सीढ़ीदार खेती की जा सके। आगे बात करते हैं नम खेती यानी कि वेट फार्मिंग। अब ये वेट फार्मिंग क्या है? देखिए, जिस प्रकार से शुष्क फार्मिंग क्या होता है, वहां पे सूखी जगहों पे किया जाता है, वहीं पे नम फार्मिंग वहां होगी जहां पर अधिकांश पानी होगा। ठीक है, तो भारी वर्षा जहां होगी, जहां पर बाढ़ प्रभावित इलाके होंगे, वहां पर इस प्रकार की खेती होगी। आमतौर पर ये खेती में क्या होगा, हमें चावल, जूट और गन्ने जैसी खेतियां हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। अगला बात करते हैं मिश्रित खेती। तो मिश्रित खेती में क्या होता है? मिश्रित खेती में कोई खास नहीं है। इसमें हम क्या करते हैं, कृषि और पशुपालन दोनों प्रकार की खेतियों को हम यहाँ पे करते हैं। ठीक है, इसे कहते हैं पशुपालन, मतलब मिश्रित खेती। अगला बात करते हैं पशुपालन। अभी पशुपालन में हम किस प्रकार के पशुपालन की बात करते हैं? हम बात करते हैं दूध पशुपालन की, जो जानवर जो हमें दूध देते हैं, साथ में जो जानवर हमें मीट देते हैं। शहरी किनारों में होते हैं, शहर के बहुत पास होते हैं, क्योंकि शहर की जो आवश्यकताएं होती है उसकी प्राप्ति करने के लिए इसे किया जाता है। ठीक है, तो आप समझ गए पशुपालन क्या होता है और मिश्रित एग्रीकल्चर क्या है, क्या समझ टॉपिक क्या है। ठीक है, हम बात करते हैं कि फसलों के प्रारूप के बारे में, कि फसल किस प्रकार से है, फसलों का पैटर्न क्या है, फसलों का प्रारूप यानी फसलों का पैटर्न। भारत में आमतौर पर 3 मौसम होते हैं, मतलब मौसम तो कई सारे, मौसम तो 4 है, लेकिन हमारे पास जो खेती है वो 3 प्रकार की है। ठीक है, तो हम 3 प्रकार से, हमारे जितने मौसम प्रकार है, इनमें हम 3 प्रकार की खेती 3 करते हैं। ठीक है, किसी समय में विभाजन विभिन्नता के आधार पर, मतलब समय की जो अलग अलग परिस्थितियां होती है उसके आधार पर हम इसको विभाजित करते हैं। ठीक है, हम बात करते हैं पहले रबी खेती के बारे में। रबी खेती कहाँ होती है? सर्दियों में होती है। कहाँ पर? अक्टूबर से लेकर मार्च के महीनों में। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, गेहूं, जौ, सरसों, तिल, मटर जैसी चीजें हम यहाँ पर उगाते हैं। ठीक है, हम रबी फसलों में क्या उगाते हैं? हम उगाते हैं गेहूं, जौ, सरसों, तिल और मटर जैसी खेती करते हैं। अगली बात करते हैं हम खरीफ फसलों के बारे में। खरीफ कहाँ पर होती है? खरीफ होती है गर्मी के मौसम में। गर्मी और मानसून में हम खरीफ फसलें होती है। अब जहाँ पर गर्मी होगी और मानसून होगा, मतलब वहाँ पे ठीक ठाक बरसात होती है। तो बरसात के मौसम में कौन से? जहाँ पे ज्यादा पानी की जरूरत होती है, जैसे कि गन्ना, जैसे कि धान, जैसे कि मक्का, जैसे कि मूंगा, मतलब दाल जो खेती होती है, मूंग की दाल होती है। ठीक है, और मूंगफली जैसी चीजें हम यहाँ पे पैदा करते हैं। ठीक है, खरीफ फसलों में। अब बात करते हैं जायद फसलें। जायद फसलें क्या होती है? जायद फसलें वो फसलें होती है जो इन दोनों के बीच का गैप होता है, जिसमें ना तो सर्दी हो रही है ना गर्मी हो रही है, जैसे कि मार्च से जून का जो महीना होता है, इस टाइप की खेती में हम इस प्रकार की खेती करते हैं। इस टाइप की खेती में क्या होता है, हम आमतौर पर सब्जियों की खेती ज्यादा करते हैं, जैसे कि खीर, बजूर, ठीक है, जो हमारे पास खरबूजा होता है, तरबूजा होता है, खीरा होता है, इस प्रकार की खेती हम जायद प्रकार की खेती में करते हैं, क्योंकि यहाँ पे सब्जियों का उपयोग हम ज्यादा करते हैं। समझ गया? भारत में 3 प्रकार की खेती नहीं, बल्कि विश्व में भी लगभग इसी प्रकार की खेतियां होती है। इन 3 प्रकार की खेतियां भारत में ही साथ साथ विश्व में होती है। अब हम बात करते हैं भारत की जो प्रमुख फसलें हैं उनके बारे में। अब भारत में किस प्रकार की फसलें होती है? पहली फसलें होती है अनाज की फसलें। अब अनाज की फसलें कौन कौन सी होती है? अनाज हम क्या क्या खाते हैं? हम खाते हैं चावल, गेहूं, इस प्रकार की हम चीजें खाते हैं। तो जो हम पेट भरने के लिए जिन खेतियों का उपयोग करते हैं उसे कहते हैं अनाज खेती। अब अनाज खेती में हम बात करते हैं सबसे पहले चावल के बारे में। चावल के बारे में बात करें तो जो धान है, अगर हम धान की बात करें तो धान क्या है? मतलब खरीफ फसल है। ठीक है, मतलब यहाँ पे अधिक पानी की आवश्यकता होगी, जो कि उच्च तापमान और भारी वर्षा के कारण यहाँ पे होता है चावल में। ठीक है, अब क्या होता है, यहाँ पे 21 से लेकर 30, मतलब 21 से लेकर 37 जो टेम्परेचर होता है, वहां पर एक औसत टेम्परेचर चाहिए खेती के लिए, किसके? चावल की खेती के लिए। अब बात करते हैं गेहूं के लिए। तो गेहूं क्या है? गेहूं एक उष्ण और उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में इस प्रकार की खेती होती है। ठीक है, जहां पर तापमान कैसा चाहिए, ये देखिए गेहूं ने बताया था कि रबी फसल होती है, तो मतलब ये ठंड के मौसम में होगा। तो जहां पे ठंड के मौसम होगा, तो यहाँ पे क्या होता है, तापमान का विस्तरण भी कम पाया जाएगा। ठीक है, समझ गया? आगे बात करते हैं हम, क्योंकि हमने इसके बात कर दिया। अब हम बात करते हैं नकदी फसलों के बारे में। नकदी फसलें यानी कि कैश क्रॉप। यहाँ से हमें क्या चाहिए? ज्यादा से ज्यादा पैसे की प्राप्ति होती है। ठीक है, अब हमने अनाज की खेती में क्या होता है, हमने केवल वो फसलें उगाई जो हमें पेट भरा रहता है। अब हम ये फसलें उगाएंगे जो हमें पैसा देगा। ठीक है, इसको कहते हैं नकदी फसलें यानी कैश क्रॉप। अब हम बात करते हैं सबसे पहले गन्ने के बारे में। तो गन्ने के बारे में बात करें तो गन्ना क्या है? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में होता है, जहां पे अधिक वर्षा होती है। हमने बात की थी खरीफ फसल के बारे में। अधिक वर्षा और अधिक जो तापमान होगा वहां पर इस प्रकार की खेती होगी। अगर हम बात करें गन्ने की, तो भारत में जो केवल उत्तर प्रदेश में 2/3 गन्ना पैदा होता है। ठीक है, यानी कि उत्तर प्रदेश पूरे देश में सबसे ज्यादा गन्ने का प्रोडक्शन करता है, यानी कि चीनी का प्रोडक्शन भी लगभग उत्तर प्रदेश में ही सबसे बेहतर होता होगा। ठीक है, जब आप समझ सकते हैं यहाँ पे कच्चा माल होगा, वहीं पर ही गन्ने की खेती होती है, वहीं पर ही उसका चीनी भी प्रोडक्शन होता है। तो समझ गया कि उत्तर प्रदेश में देश का सबसे ज्यादा चीनी प्रोडक्शन होता है। विश्व में अगर हम बात करें तो ब्राजील दुनिया में पहले नंबर पर आता है और उसके बाद दूसरे नंबर पर भारत आता है। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरा कपास के बारे में। अगर हम कपास की बात करते हैं, कपास भी क्या है? खरीफ फसल है। खरीफ फसल मतलब यहाँ पर भी अधिक पानी की आवश्यकता होगी।
अब बात करते हैं अगर खरीफ की बात करें तो यहाँ पर दो प्रकार की होती है। एक तो होता है नरमा, नरमा होता है मतलब भारतीय कपास, मतलब अमेरिकन कपास। नरमा एक अमेरिकन कपास का नाम है, एक प्रोडक्शन है जिसमें अमेरिकन कपास होता है। दूसरा होता है भारत और यूएसए। दो यहाँ पर भारत में कपास की जो खेती होती है दोनों प्रकार की होती है। नरमा की खेती होती है जो कि अमेरिका की कपास है, और भारतीय कपास है। दोनों प्रकार की कपासों की यहाँ पे खेती की जाती है। समझ गया, कपास के बारे में समझ गया। अब हम बात करते हैं कपास के बाद हम बात करते हैं सब्जियों के बारे में। कौन कौन सी सब्जियां होती है जो नकदी फसलों में की जाती है। देखिए, भारत जो है सब्जी उत्पादन में चीन के बाद दूसरे नंबर पर पाया जाता है। यानी कि चीन जो है वो दुनिया में सबसे ज्यादा इसकी सब्जियों की खेती करता है। अब चीन के बारे में समझ गए। अब देखिए, जब हम खेती के बारे में, सब्जियों की खेती के बारे में बात करें, सब्जी खेती आप समझ गए। अब हम बात करते हैं फूलों खेती के बारे में। फूलों खेती की अगर हम बात करें तो आप ज्यादा विस्तार से कि फूलों की खेती जो है वो भी भारत में बहुत तेजी से वैश्वीकरण के कारण जो व्यापार है, जो वैश्वीकरण के कारण जो फूलों की खेती है वो दुनिया भर के रूप में मानी जाती है। दुनिया भर में डिमांड हो चुकी है फूलों की। तो इसके कारण क्या होता है, वैश्वीकरण के कारण हमने फूलों की खेती भी शुरू की और दुनिया भर के देशों में बेचना प्रारंभ कर दिया। ठीक है, अब समझ गए किसके बारे में। आगे बात करते हैं रोपण खेती के बारे में। रोपण खेती मतलब जो हमें मतलब एक तरह से जो प्लांटेशन की प्रकार की खेती है। हमने प्लांटेशन के बारे में पिछले बताया था कि प्लांटेशन क्या है, एक बार पौधा लगाओ और जीवन में फल पाओ। इस प्रकार की जो प्लांटेशन की खेती है, इसमें दो एग्जांपल हमारे पास है, चाय और कॉफी के बारे में। तो अगर हम चाय के बारे में बात करें तो चाय की जो पत्तियां होती है उसमें कैफीन पाया जाता है। ठीक है, कैफीन और टैनिन, ये दो मात्रा हुए। जब चाय की खेती पत्तियों में क्या है, कैफीन और टैनिन पाया जाता है। तो ये जो कैफीन और टैनिन है, यही जो है इसका मूल आधार है जो चाय की पत्तियों होता है, जिसके कारण हम चाय की पत्तियों का उपयोग चाय बनाने के लिए करते हैं। अगर बात करते हैं कॉफी की, तो कॉफी भी क्या है, उष्णकटिबंधीय मतलब फसलें हैं। मतलब इसको भी अधिक गर्मी की आवश्यकता होती है। तो जहाँ पे 15 से लेकर 28 डिग्री का तापमान होगा वहां पर इसका खेती होगी। आमतौर पर भारत में कर्नाटक में इसका बहुत बड़ा बगान पाया जाता है। आगे बात करते हैं बागवानी फसलें यानी कि हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर में आमतौर पर फलों की खेती की जाती है। फलों का यहाँ पर जो फल की बात करें तो 10% का जो फल का उत्पादन है यहाँ पर केवल और केवल भारत में पैदा होता है। यानी कि दुनिया भर में 10% का उत्पादन केवल भारत में है। ठीक है, ये उष्णकटिबंधीय, उपोष्णकटिबंधीय, शीतोष्णबंधीय, शुष्क क्षेत्र हर जगह में इस प्रकार की खेती की जाती है। यानी कि हर जगह के अलग अलग प्रकार की फसलें होती है, अलग अलग प्रकार का फलें पाई जाती है। तो उन सभी प्रकार के जो फल होते हैं वो बागवानी फसलें यानी कि हॉर्टिकल्चर में शामिल किया जाता है। तब समझ गए भारत की जो मुख्य फसलें हैं उसके बारे में। अब हम बात करते हैं भारत में जो विकसित जो फसलें हैं उनके बारे में। ठीक है, हाँ, अब हम बात करते हैं भारत में कृषि का विकास किस प्रकार से होगा। आमतौर पर भारत की आजादी के बाद हम यहाँ पे विस्तार से इन चीजों की चर्चा करेंगे कि आजादी के बाद हमने ऐसी कौन कौन से कदम उठाए जिसके कारण भारत के पास इतनी प्रकार की विविध प्रकार की खेतियां होती है और भारत में इस प्रकार की विविध प्रकार के हमने हमारे सरकारी योगदान से हमने इस प्रकार की चीजों को प्राप्त किया। सबसे पहले बात करते हैं भूमि सुधार के बारे में, लैंड रिफॉर्म के बारे में। इसमें क्या हुआ कि कृषि का जो एक न्याय था, यानी कृषि का जो नियम था, मतलब भूमि का एक नियम था कि भूमि के स्वामित्व कौन होंगे, भूमि के मालिक कौन होंगे। तो भूमि के मालिक को लेकर के हमने यहाँ पर एक क्राइटेरिया बनाया कि इससे ज्यादा भूमि के मालिक नहीं होंगे। तो अमीर को हमने भूमि को लेकर के गरीबों को दे दिया। इसी को कहते हैं लैंड रिफॉर्म। ठीक है, अगला बात करते हैं हालांकि कितना सक्सेस हुआ कितना सक्सेस नहीं हुआ भूमि सुधार, क्योंकि आज भी अगर आप देखें तो कईयों के पास बहुत सारी जमीन है और कईयों के पास जमीनें बहुत कम है। तो लैंड रिफॉर्म कितना सक्सेस था कितना नहीं था इसके ऊपर हम बाद में चर्चाएं करेंगे। लेकिन भूमि सुधार हुआ है देश के अंदर, ये भी अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है जहां पर अमीरों से भूमि लेकर के गरीबों को दे दी गई। दूसरी बात करते हैं हरित क्रांति के बारे में, ग्रीन रेवोल्यूशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें कि ग्रीन रेवोल्यूशन से पहले यानी कि हरित क्रांति से पहले क्या था कि भारत में जो खाने की जो कमी इतनी ज्यादा थी कि हमें दुनिया भर के देशों से खाने का आयात करना पड़ रहा था। ठीक है, हम अमेरिका से खाने का आयात करते थे, हम अफ्रीका से खाने का आयात करते थे। मतलब खाना जो हमारे देश की जो बेसिक चीजें हैं, ठीक है, मतलब हमारे पास इतना बड़ा क्षेत्र है, हमारे पास इतने सारे किसान हैं, मतलब उस टाइम तो देश के बहुत सारे लोग किसान खेती गृहस्थी करते थे। ठीक है, इसके बाद भी हम इतना उपजा नहीं पाते थे कि अपने देश की जनता को खिला सके। तो इसीलिए इस चीज को लाया गया। ठीक है, 1965 में 1965 में, ठीक है, MS स्वामीनाथन, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी का नाम बता रहा हूँ, नाम था MS स्वामीनाथन। इन्होंने इस प्रकार की क्रांति लेकर आए। ठीक है, 1967 से लेके 1978 तक इस प्रकार की क्रांति हुई। और इसमें क्या हुआ, ये कोई क्रांति नहीं थी, इसमें कोई बम गोले नहीं चलाए गए थे। इसमें हुआ यूं था कि जो हाइब्रिड प्रकार के बीज थी, मतलब वो बीजे जो अधिकांश रूप से ज्यादा से ज्यादा फसलें हमें प्रोडक्शन दे सके, उन्हें कहते थे हाइब्रिड प्रकार के बीजे। ठीक है, वहां पे हमने अच्छी बीजे, अच्छे सिंचाई और उर्वरक की अच्छी संस्थाएं, अच्छी हमने कृषि के हमने चीजें लगाई और कृषि उद्योगों को हमने यहाँ पे प्राथमिकता दी। तो इन सभी के माध्यम से
हमने हरित क्रांति को काफी ज्यादा बढ़ाया। ठीक है, हरित क्रांति के कई प्रभाव भी पड़े हमारे देश के ऊपर, जैसे हमने कृषि उत्पादन को हमने काफी तेजी से बढ़ा दिया। ठीक है, प्रति एकड़ का जो उत्पादन था उसमें काफी वृद्धि हुई। हमने जो हम जो विश्व से जो आयात करते थे अपने खाने की, उसकी हमने कमी की। साथ में हमने रोजगार को बढ़ाया। ठीक है, और जो किसानों का लाभ था वो भी बढ़ा। हालांकि इसका कुछ नकारात्मक पक्ष थे, इसके ऊपर हम बाद में चर्चाएं करेंगे। ठीक है, लेकिन जो हरित क्रांति था इसका सकारात्मक पक्ष आपको दिखा दिया कि जो सबसे पहले जो हमारी भूख की जरूरत थी, हमारी जो खाने की जरूरत थी, वो पूरी की इसके माध्यम से। आगे बात करते हैं हम श्वेत क्रांति के बारे में। श्वेत क्रांति यानी सफेद क्रांति। सफेद क्रांति मतलब हमने यहाँ पे दूध उत्पादन में आत्मनिर्भर बने। अब आज के डेट में अगर हम बात करें तो भारत जो है वो दुनिया में सबसे बड़ा दूध का उत्पादन करता है। ठीक है, अब भारत दुनिया में सबसे ज्यादा दूध का उत्पादन कैसे कर पा रहा है, इसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी, जैसे कि हरित क्रांति में हमारे लिए एमएस स्वामीनाथन जी थे, जिन्होंने हमें खाने के लिए हमारे विश्व को खाने में आत्मनिर्भर बनाया। उसी तरीके से श्वेत क्रांति के अंदर यानी कि दूध उत्पादन में वर्गीश कुरियन जी का बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। उन्होंने 1964 में 65 में इस प्रकार की क्रांति चलाई, जिसमें उन्होंने क्या किया कि गहन पशु विकास उन्होंने कार्यक्रम शुरू किया, जिसमें उन्होंने क्या किया, गहन पशु विकास कार्यक्रम की उन्होंने शुरुआत की, जिसमें पशुओं को रखने वाले जो पशुओं को रखते थे, जो पशुपालन थे, उनको उन्होंने इस प्रकार का पैकेज दिया। उन्होंने कहा कि आप इस प्रकार का पैसेज लीजिए और इस प्रकार का हमारे लिए काम कीजिए। ठीक है, और उन्होंने क्या किया, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की स्थापना की, जिसने क्या बनाया, ऑपरेशन फ्लड, जिसको कहते हैं श्वेत क्रांति यानी कि व्हाइट रेवोल्यूशन। व्हाइट रेवोल्यूशन के क्या कहते हैं, ऑपरेशन फ्लड नाम दिया। और इसकी शुरुआत उन्होंने कब की, 1970 में। 1977 में श्वेत क्रांति की शुरुआत हो गई। ठीक है, अब यहाँ पर उन्होंने एक नेशनल ग्रिड बनाया, जहां पर उन्होंने देश के सभी किसानों को जोड़ा और सभी उद्योगों को जोड़ा। उद्योगों और किसानों का आपस में संबंध में हमने यहाँ पर जोड़ा, बीच के बिचौलियों को खत्म किया, और इसके माध्यम से क्या किया, हमने दुनिया भर में आज हमारे देश के पास सबसे ज्यादा दूध का उत्पादन होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं श्वेत क्रांति का उद्देश्य क्या था। श्वेत क्रांति का मूल उद्देश्य था वो था दूध उत्पादन को बढ़ावा देना। ठीक है, ग्रामीण लोगों को हमने आय को बढ़ाया, इसके माध्यम से बिल्कुल बढ़ा। इसके साथ क्या, उपभोक्ताओं को सही दर पर दूध का उत्पादन हो सके। अब बिचौलिया नहीं रहेंगे, उत्पादन को क्या होगा, सीधा दूध का उत्पादन होगा। यानी कि इसके माध्यम से हमने क्या किया, ग्रामीण लोगों की आय बढ़ाई, दूध का उत्पादन बढ़ाया। तीसरा क्या किया, हमने उपभोक्ताओं को सही मूल्य पे दाम दिया। इससे इन सभी कारणों से क्या कुछ प्रभाव पड़ा, तो हाँ प्रभाव पड़ा। क्या प्रभाव पड़ा, देखिए, दूध और दूध के जो बने जो उत्पादन थे, उसका सबसे बड़ा हमने क्या किया, हमने उसका उत्पादन किया और दुनिया भर के देशों में हमने उसका निर्यात भी किया। ठीक है, व्यापारियों को जो कदाचार था उसको भी हमने कमी नहीं की, कम कर दिया कि अब जो व्यापारी थे, जो ज्यादातर लाभ के लिए काम करते थे, मिलावट क्या करते थे, वो भी दूध के कारण मिलावट में कम से कम शरीक होने की अधिक टेक्नोलॉजी का उपयोग किया, और हमने तुरंत पकड़ लिया इस व्यक्ति ने दूध के अंदर मिलावट किया, और जैसे व्यक्ति ने दूध के अंदर मिलावट किया, हमने उसे पूरी तरीके से प्रतिबंध कर दिया। अब बात करते हैं हम इन सभी चीजों के बारे में। तो राष्ट्रीय दूध का जो मतलब राष्ट्रीय दूध नेशनल मिल्क जो ग्रिड था, जो नेशनल ग्रिड था, उसको हमने सुजित किया, उसको हमने बनाया। उससे क्या हुआ, जो शहरी उपभोक्ता थे उनको एक अच्छा दूध भी मिला, और जो ग्रामीण उपभोक्ता थे उनको अधिक से अधिक धन मिला। ठीक है, मूल्यों को जो हमने उतार चढ़ाव था उसको हमने कंट्रोल किया, और ग्रामीण जीवन में हमने सुधार किया, क्योंकि ग्रामीण जीवन में क्या हो रहा है, उनके पास अधिक से अधिक पैसा आ रहा है। ठीक है, आगे बात करते हैं नील क्रांति के बारे में। तो नील क्रांति क्या है, अभी तक हमने श्वेत क्रांति पढ़ा, अब नील क्रांति, नील मतलब पानी, पानी में किस प्रकार क्रांति होगी, मछली पालन। ठीक है, तो हमने मछली पालन को यहाँ पे बढ़ावा दिया। ठीक है, 7वीं पंचवर्षीय योजनाओं में हमने इसको उत्पादन किया, और हमने इसको बहुत इंपॉर्टेंटली बहुत अच्छे से चलाया। ठीक है, इससे क्या होगा, हमने मछली उत्पादन में वृद्धि की और विश्व में सबसे बड़े जो निर्यातक बन के हम उभरे। ठीक है, हम बन के इसके बारे से उभरे। अब बात करते हैं पीली क्रांति के बारे में, येलो क्रांति। अब देखिए येलो क्या होता है, सरसों का तेल। ठीक है, ऑब्वियसली समझ गए, सरसों का तेल। तो हमने यहाँ पे क्या किया, तिलहन के उत्पादन को हमने बढ़ाया। ठीक है, और हमने तिलहन के उत्पादन के साथ साथ, यानी कि जिससे हमें सरसों का तेल मिलता है, उन सभी जो प्रोडक्ट्स थे उनको हमने उत्पादन किया। और इसका उद्देश्य क्या था कि भारत में जो हमारे पास जो हम भारत में जो हम तेल का जो उत्पादन करते थे, हम उसमें आत्मनिर्भर बन सके। हालांकि हम आज भी आत्मनिर्भर नहीं बने हैं, हमें दुनिया भर के देशों से हमने तेल का उत्पादन करते हैं, लेकिन फिर भी हमने बहुत बड़े कंट्रोल किया है, हमने बहुत सारा काम किया है, और इस क्षेत्रों में हमने बहुत अच्छे से विकास किया है। ठीक है, तो हमने इसके माध्यम से हमने तिल की क्रांति भी कर दी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण और सामाजिक प्रभाव के बारे में, किस प्रकार का सामाजिक पर्यावरण। अब देखिए, हरित क्रांति के बारे में आपको बताया था, हरित क्रांति किस प्रकार से हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहा और उसके क्या क्या प्रभाव पड़े। सबसे पहले बात करते हैं पर्यावरणीय प्रभाव के बारे में। पर्यावरण का किस प्रकार से प्रभाव पड़ा हरित क्रांति का, नकारात्मक। यहाँ पर हम नकारात्मक सकारात्मक दोनों प्रकार के प्रभाव की बात करें। तो देखिए, पर्यावरण प्रभाव क्या पड़ा। सबसे पहले बात करते हैं जैव विविधता के बारे में। तो जैव विविधता की कमी आई, पर्यावरण प्रभाव में जैव विविधता की कमी आई। जैव विविधता की कमी, तो पहले क्या होता था कि जो हम चावल का उत्पादन था, वो अधिकतर जो हमने चावल का उत्पादन था वो हमने अधिक से अधिक किया। अब जैसे हमने चावल का अधिक से अधिक उत्पादन किया,
हमने क्या किया, संशोधित मात्रा में उसका हमने उपयोग खारिज कर दिया। ठीक है, अब जब हमने चावल का भी उत्पादन किया, चावल के उत्पादन से क्या हुआ, आसपास के जो बाकी जो खाद्य समस्या थी उसको हमने कंट्रोल नहीं किया। दूसरा बात करते हैं नवीकरणीय संसाधनों पर हम निर्भरता। देखिए हमारी जो निर्भरता थी वो क्या थी, अनवीकरणीय संसाधनों पर थी। अब अनवीकरणीय संसाधन कौन से थे, जैसे मशीनों को चलाने के लिए जो जीवाश्म ईंधन था उसका हमने अधिक से अधिक उपयोग किया, पोटास का हमने उपयोग किया, और खाने बनाने की जो वैल्यू थी, खाने बनाने का जो सिस्टम था उसका भी हमने अधिक से अधिक उपयोग किया। मिट्टी की जो लवणता थी, यानी मिट्टी को जो सूखा करना या मिट्टी को आर्द्र करना, इस प्रकार की जो लवणता थी इसको हमने कंट्रोल किया। दूसरा था मिट्टी का जो कटाव था मिट्टी का कटाव, इसको भी रोकने का प्रयास किया लेकिन वो हुआ नहीं, मिट्टी का कटाव भी बढ़ा, मिट्टी की लवणता भी बढ़ी, मिट्टी की जो उर्वरकता क्षमता थी उसमें कमी आई, भूजल की जो कमी थी वो भी आई, और वनारोपण जो था उसको हमने बिल्कुल नकार दिया, क्योंकि जब हमने अधिक से अधिक भूमि की जरूरत थी हमने वनों का जो था वो भी कम करना शुरू कर दिया। तो समझ गए, इसका एक नकारात्मक प्रभाव हमारे सामने देखने को मिला जब हमने हरित क्रांति की शुरुआत की। ठीक है, हमने सकारात्मक प्रभाव तो देख लिया कि हमें कृषि में आत्मनिर्भर बन गए, हम खेती के लिए, लेकिन हमने धीरे धीरे अपनी भूमि को भी खत्म करना शुरू कर दिया। आगे बात करते हैं इसके। अब देखिए हम इसके बात करते हैं इसके सामाजिक प्रभाव के बारे में। अब इसका सामाजिक प्रभाव क्या था, इसका सामाजिक और आर्थिक प्रभाव की अगर हम बात करें तो देखिए खाद्य उत्पादन में हम क्या हुआ, हमने उच्च उत्पादन किया, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम आत्मनिर्भर भी बन गए। ठीक है, इसमें भी कोई इशू नहीं था। अब क्या इशू था कि ग्रामीण समाज में जो था वो असमानता बढ़ गई। कैसे, देखिए जो अमीर किसान थे वो तो काफी अमीर हो गए, जिनके पास ज्यादा जमीनें थी उन्होंने अपनी जमीनों को खेती करने लगे, लेकिन जो गरीब किसान था, जो भूमिहीन किसान था, जिसके पास कम जमीनें थी उसने कम खेती की। दूसरा, जो किसान जिसके पास कम जमीन थी वो पहले क्या करता था, किराएदार की खेती किया करता था। अब वो किराएदार की खेती भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि जब हरित क्रांति आई उसमें उन्होंने मशीनों का अधिक उपयोग किया, और हमने जो बड़े बड़े मशीनों का उपयोग किया इसके माध्यम से क्या किया, हमने यहाँ पर जब हमने बड़ी मशीनों का उपयोग किया, हमने जब बड़ी मशीनों का उपयोग करने लगे तो हमने जो छोटे किसान थे जिनको हमने किराए पर जब खेती दी रखी थी वो जमीन हमने छीनी, और उसमें भी हमने मशीनों के माध्यम से उसको करना शुरू कर दिया। पर जो बड़े किसान था तो किराएदार की जमीन खत्म। अब जो ग्रामीण और शहरी क्षेत्र का जो प्रवास था वो बढ़ने लग गया। कैसे, देखिए ग्रामीण क्षेत्र में जो छोटे किसान थे जिनके पास कम भूमि थी अब वो शहर की तरफ पलायन करने लग गए। तो क्या हुआ, शहरी क्षेत्रों में अब क्या हुआ, आबादी बढ़ने लगी और एक सामाजिक असमानताएं भी शुरू हो गई। ठीक है, अगला क्या था कि जो ग्रामीण समाज था उसमें क्या था, मजदूर अब कम होने लगे। क्यों, देखिए जब पहले ज्यादा मजदूर थे, अब क्योंकि लोग जो कम खेती करने वाले लोग थे अब वो ग्रामीण से शहरी की तरफ चले गए। तो अब क्या हुआ, जहाँ पर कम मजदूरी में देखने को मिली, मतलब वहां पर मजदूर की कमी आ गई अचानक से, तो जो कम मजदूर थे उसकी क्या हुआ, अब जब मजदूरों की कम थी अब क्या हुआ, खेती का जो मजदूरों का दाम बढ़ गया, तो अब खेती करने के लिए जो पैसा था उसमें भी अब बढ़ोतरी होने लगी। साथ छठा था कि व्यवसायीकरण। अब खेती का उपयोग अब जीवन निर्वाह के लिए नहीं रहा, अब खेती का उपयोग व्यवसायीकरण हो गया। अब खेती को हम न केवल अपने लिए बल्कि अब हम इसको समाज के कामों के लिए भी उपयोग करने लग गए। इसके बाद हम बात करें क्षेत्रीय असमानता। क्षेत्रीय असमानता कैसे, जब हरित क्रांति की शुरुआत हुई तो देखिए हरित क्रांति आमतौर पर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मतलब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हुआ, लेकिन जो इसके बाद के जो अतिरिक्त राज्य थे वहां पर हमें क्षेत्रीय असमानताएं देखने को मिल गई, जैसे कि बिहार में, जैसे कि उड़ीसा में, जैसे कि अलग अलग राज्यों में, हमें मध्य प्रदेश में। यहाँ पे क्या हुआ, हमारे जो किसान थे, वहाँ के जो लोकल किसान थे, वहाँ पर इस प्रकार की सुविधाएं नहीं मिलने के कारण वहाँ पे क्षेत्रीय असमानताओं ने जन्म लिया। ठीक, आगे बात करते हैं फूड सिक्योरिटी के। हमने समझ लिया कि हरित क्रांति इस प्रकार से हमारे लिए इंपॉर्टेंट था। अब हम बात करते हैं फूड सिक्योरिटी किस प्रकार से हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, खाद्य सुरक्षा। अब देखिए भारत में अगर हम खाद्य सुरक्षा की बात करें तो यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। खाद्य सुरक्षा क्या होता है, सबसे पहले तो ये समझना है। देखिए खाद्य सुरक्षा ये है कि आपके पास खाना उपलब्ध होना चाहिए हर समय। दूसरा, आपके पास भोजन जो है, भोजन की पहुंच होना चाहिए, और भोजन का उपयोग भी आपके लायक होना चाहिए। नहीं समझे, देखिए खाद्य सुरक्षा का मतलब है कि खाने की पहुंच आम जनता तक हो और आपके पास इतना धन हो कि आप उस भोजन को खरीद सकें। आपके पास पैसा होना चाहिए उस धन को खरीदने के लिए। अगर आप उस चीज को खरीदने लायक है तो आप खाद्य सुरक्षा सुरक्षित रखते हैं। यानी कि अगर आपके पास पैसा है चावल खरीदने के लिए तो आप चावल खरीदने के लिए उस पर खाद्य रूप से पूरी तरीके से सुरक्षित हैं, यानी कि आप फूड सिक्योरिटी में आते हैं। ठीक है, अब इसके 3 महत्वपूर्ण तत्वों के ऊपर चर्चा करते हैं। इससे पहले हम बात करते हैं थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर। देखिए भारत में अगर हम खाद्य सुरक्षा की बात करें तो ये अत्यधिक महत्वपूर्ण है। जहां 1/3 की जो आबादी है, भारत की 1/3 की आबादी वो गरीब है, और 1/3 जो आधे से ज्यादा के बच्चे हैं वो कुपोषित हैं। ठीक है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये विश्व के कई सारे रिपोर्ट्स आते हैं जिसके माध्यम से ये बात बताई जाती है कि भारत में 1/3 की जो आबादी है वो गरीब है, और ये जो आधी आबादी है, आधी आबादी के जो बच्चे हैं वो कुपोषित है, वो ठीक से पोषित नहीं है।
ठीक है। अगर हम FAO यानी फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के अगर हम माने तो उसके अनुसार है कि खाद्य सुरक्षा का जो अर्थ है, पहले तो वो खाद्य सुरक्षा का अर्थ बताता है कि जो लोगों के पास सक्रिय और स्वस्थ जीवन जीने के लिए उनके पास आहार संबंधी जरूरतों को पूरी पहुंच होनी चाहिए। यानी कि लोगों के पास जो सक्रिय मतलब उनके पास जो स्वस्थ जीवन जीने के लिए जो जो चीजें चाहिए, मतलब उनके पास एक साफ सुथरा स्वस्थ जीवन जीने के लिए जो खाने की आवश्यकता होती है वो उनके पास पूरी तरीके से होनी चाहिए। ठीक है, इसमें जो होने की जो मात्रा है, न केवल खाना जो है केवल सुरक्षित हो बल्कि पौष्टिक से भरा हुआ भी हो। मतलब ऐसा नहीं है कि आपके पास सिर्फ ऐसा खाना दे दिए जिसपे आप सिर्फ खाते रहो, कोई पोषण ना मिले, बस जिंदा हो जिंदा जीते रहो, नहीं, खाने में पोषण भी होना चाहिए। ठीक है, तो पोषण की भी जरूरत हो और हर समय और भौतिक और आर्थिक रूप से आपकी पहुंच होनी चाहिए वहां तक पहुंचने के लिए। ठीक है, इस प्रकार से माध्यम से वो FAO जो होता है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो है जिसका जो हेडक्वार्टर रोम में है, वो इस तरह की बातें करता है। अब हम खाद्य सुरक्षा के ऊपर बात करें, 3 तत्वों की बात करते हैं। खाद्य की उपलब्धता, किस प्रकार के खाद्य की उपलब्धता? देखिए, भोजन पर्याप्त की जो मात्रा है, भोजन पर्याप्त जो मात्रा है निरंतर उपलब्ध होनी चाहिए। मतलब आपके पास भोजन क्या है, उसकी मात्रा कितनी है, वो हमेशा उपलब्ध होनी चाहिए। दूसरा कहता है भोजन तक पहुंच, आम जनता की पहुंच भोजन तक होनी चाहिए। भोजन का उपयोग, अब देखिए भोजन का किस प्रकार से उपयोग होना चाहिए। पौष्टिक तत्व जो मिलते हैं उसका उपयोग किस प्रकार से हम करते हैं, पौष्टिक तत्व का उपयोग किस प्रकार से हो, इसको कहते हैं भोजन का उपयोग। आगे बात करते हैं खाद्य सुरक्षा, परिवार के संबंध में, मतलब खाद्य सुरक्षा जब हम परिवार के संबंध में बात करें तो उसका एक अलग कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट कैसे है, तो जो खाद्य सुरक्षा है तो परिवार के संबंध में काफी महत्व रखता है, काफी योगदान रखता है। अब हम बात करते हैं उसके उद्देश्य के, मतलब भारत में खाद्य सुरक्षा मतलब क्या उद्देश्य है, ऐसा क्या है कि भारत सरकार बार बार खाद्य सुरक्षा फूड सिक्योरिटी की बात करती है। 2013 में हमने कानून भी बनाया था, फूड सिक्योरिटी एक्ट इन इंडिया। ठीक है, जिसके माध्यम से आज के डेट में देश के कई सारे हिस्सों में, लगभग सभी हिस्सों में 80 करोड़ लोगों को सरकार से अनाज मिलता है, और अब तो मतलब फ्री में मिलता है। ठीक है, 5 साल के लिए सरकार ने बढ़ाई दिया कि अब सबको फ्री में खाना मिलेगा। ठीक है, तो वो फूड सिक्योरिटी क्यों किया गया, इसका क्या उद्देश्य था? इसका उद्देश्य बहुत ही सिंपल था। इसका उद्देश्य था कि भारत में जो आम जनता है उनको सस्ती कीमत पर खाना उपलब्ध हो, पौष्टिक खाना उपलब्ध हो, इसीलिए इस प्रकार की चीजों को लाया गया। ठीक है, इसीलिए हमने फूड सिक्योरिटी ऑफ इंडिया का लाया। हमने समझ गया कि इसका क्या उद्देश्य था। अब उद्देश्य तो हमने लेके आगे, अब इसमें समस्याएं भी तो क्रिएट होंगी ना। तो समस्याएं क्या क्या थी? देखिए, समस्या ये थी जो खादानों की जो जगह है, ठीक है, जैसे कि फलों सब्जियों और औद्योगिक जो फलें हैं, इसके उत्पादन में वृद्धि की जो समस्याएं हैं वो नहीं हो पा रही है। भारत में क्या था कि हमने जो है MSP लेके आए, हमने किसानों को MSP दिया, किसानों ने उसका उपयोग किया, लेकिन केवल चावल और गेहूं के रूप में। लेकिन उन्होंने किस प्रकार कमी कर दी, उन्होंने सब्जी और फलों को जो जगह थी उसको उन्होंने कमी कर दी। उसके स्थान पर उन्होंने क्या अपनाया, उन्होंने अनाज और दालों की जो बुआई थी उसमें भी वृद्धि कर दी। लेकिन अब क्या हो रहा है कि एक और समस्या क्रिएट हो रही है। नई समस्या क्या है? नई समस्या ये है कि औद्योगिक मांग के कारण हमने क्या किया, फलों और सब्जियों को बढ़ाना शुरू कर दिया। अब वो इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि हमने अनाज और दालों की जो पैदावार जो हम कर रहे थे उसमें हमने धीरे धीरे कमी कर दी है। दूसरा क्या है, जो हमारे पास बढ़ती आबादी है वो भी अपने आप में समस्या है। तो बढ़ती आबादी क्या करती है, नए आवास की खोज करती है। तो वो नए आवास की जगह जाती है तो वो क्या करती है, तो कृषि सबसे पहले क्या करती है, कृषि की जो भूमि है उसमें कमी आने का प्रयास करती है। तो कृषि की भूमि वहां पे कम हो जाती है। इस तरह जो भूमि का उत्पादन है उसमें लगातार कमी आने जा रही है। क्यों कमी आ रही है? क्योंकि भूमि का जो आवास है उसमें लगातार इसलिए कमी आ रही है क्योंकि जो हमारे पास जो सिंचाई की सुविधाएं हैं वो हम ज्यादा से ज्यादा उपयोग कर रहे हैं और कृषि जो है वो लवणीय होती जा रही है, इसलिए इसका उपयोग लगातार कम होता जा रहा है। आगे बात करते हैं हम जो सहकारी समितियां हैं उसके बारे में। अब ये सहकारी समिति क्या है? देखिए, गांव के कुछ लोग गए, कुछ महिलाएं गई, उन्होंने आपस में इकट्ठा हुए, उन्होंने एक समिति बनाई और समिति में क्या किया, उन्होंने कुछ धन दिया, कुछ पैसा दिया और उन्होंने एक रोजगार शुरू किया। इसके माध्यम से उन्होंने रोजगार शुरू किया और इस प्रकार उन्होंने एक बहुत अच्छे तरीके ढंग से इस काम को किया। ठीक है, तो सहकारी समिति क्या है? सहकारी समिति के माध्यम से महिलाएं जो थी वो घर से निकली और उन्होंने, मतलब जो पहले गांव की जो ग्रामीण महिलाएं थी जो पहले केवल कृषि कार्य करती थी, अब वो ग्राम से बाहर निकलेंगी और इस प्रकार से कार्य को करेंगी। ठीक है, मतलब एक प्रकार छोटा मोटा वो व्यापार करेंगी और उन्होंने ना केवल इसमें केवल व्यापार होता है बल्कि इस सहकारी संगठन में केवल व्यापार नहीं होता, बल्कि सहकारी संगठनों में क्या होता है कि महिलाएं क्या करती है, छोटा छोटा धन दे करके अपना एक नया उद्योग चालू करने का प्रयास करती है। ठीक है, और गांव की जिसको जरूरत होती है वो सहकारी संगठन से पैसा लेकर के इसके माध्यम से वो बढ़िया अपना काम भी कर सकता है। ठीक है, समझ गया? सहकारी समिति क्या है? सहकारी समिति वही है जिसमें गांव की कुछ महिलाएं जाती हैं और उन्होंने अपने लिए एक समिति बनाई, समिति में उन्होंने थोड़ा सा धन दिया, धन के माध्यम से उन्होंने एक व्यापार शुरू किया। ठीक है, और उसका उपयोग उन्होंने अपने धन को और अधिक विस्तृत करने के लिए इसका उपयोग किया। समझ गया? तो सहकारी समिति क्या होती है आप समझ गए? ठीक है, आगे
इस चैप्टर को यहीं पे हम खत्म करते हैं, क्योंकि इससे ज्यादा इसका कोई विशेष योगदान है नहीं। ठीक है, तो इसको हम यहीं पे आज के लिए इतना ही। इसको यहीं पे जय हिंद दोस्तों।